नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सर्वेश यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत के संविधान की श्रृंखला में हम संघ की कार्यपालिका पढ़ ही रहे थे। संघ की कार्यपालिका में मैंने आपको पिछली वीडियो में राष्ट्रपति के कार्यकालों से लेके मतलब जहां से राष्ट्रपति का प्रशासन स्टार्ट होता है, संबंध स्टार्ट होता है, उसके अंत तक मैंने आपको सारी जानकारी दी थी। लेकिन उसका सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वह है राष्ट्रपति का निर्वाचन। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, पर इसमें आप जान पाएंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। जैसे जब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन के उपबंध की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं, यानी कि कौन से वो लोग होंगे जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपने मत देंगे। तो मैंने आपको बताया था ऐसे कुल तीन होते हैं, तीन हिस्से होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लेते हैं भाग। सबसे पहले मैंने बताया था कि लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। एक टर्म मैंने बोला है निर्वाचित सदस्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पूरे टॉपिक के लिए। जैसे कि अगर आप लोकसभा में बात करें तो पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन होता था राष्ट्रपति के द्वारा। तो सिर्फ जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोग भाग लेंगे वो मनोनीत नहीं होने चाहिए, नियुक्त नहीं होने चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ होने चाहिए क्या, निर्वाचित। अब तो आंग्ल भारतीयों को भारतीय मान लिया गया है और जो मनोनयन होता था लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 लोगों का, अब उसके लिए अलग प्रावधान बनाया जाएगा कि क्या मनोनयन होगा या उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी इसका प्रावधान बना नहीं है पूरी तरह से। जैसे ही प्रावधान बन जाएगा तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो लेके आऊंगा। अनुच्छेद 333 के अंतर्गत ही राष्ट्रपति मनोनयन करता था 2 आंग्ल भारतीयों का लोकसभा में। ठीक, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ये पहला था पॉइंट। फिर मैंने आपको बताया था कि पूरे देश में जितने भी राज्य विधानसभाएं होंगी उनके निर्वाचित सदस्य। इस पॉइंट को ध्यान से नोट करिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनेशंस में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मिस मत करिएगा, ये नहीं कि हल्के में लीजिएगा, यहां सबसे प्रश्न उठा है और मैं भी आपको तरीका बता रहा हूं प्रश्न किस तरह से पूछे जा चुके हैं। दूसरा मैंने बताया था आपको राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और जो तीसरा मैंने पॉइंट बताया था आपको, दिल्ली जो कि एक संघ शासित प्रदेश है, पुदुचेरी जो कि एक संघ शासित प्रदेश है, और अभी हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 के बाद, जैसा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा पहले से है और वह भी संघ शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य अब भाग लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के नेताओं को इनवाइट किया एक मेमोरेंडम ऑफ यूनाइटी के लिए, ताकि जाना जा सके कि जम्मू कश्मीर का विकास किस तरह से किया जाए। तो इसलिए जम्मू कश्मीर को थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग कि दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। यह है अनुच्छेद 54 का प्रावधान कि कौन कौन से लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनी भागीदारी दिखाएंगे या अपना मत राष्ट्रपति को देंगे। अनुच्छेद 55 इसके बाद था आर्टिकल 55। उसी के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है, हस्ताक्षरित। हस्ताक्षरित एकल मत आनुपातिक प्रणाली के माध्यम से, आनुपातिक व संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन। संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसी के उद्देश्य से यह वीडियो आप लोगों को बनाया गया है, यह वीडियो कि आप जान सकें कि हस्ताक्षरित एकल मत आनुपातिक व संक्रमणीय प्रणाली क्या होती है। क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन में भागीदार कौन कौन होगा ये तो हम जानते ही जानते हैं, लेकिन यह हस्ताक्षरित एकल मत आनुपातिक व संक्रमणीय प्रणाली क्या है जिसके आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है।
बस यही पढ़ेंगे हम आज की वीडियो में। बहुत लंबी नहीं है वीडियो, बहुत शॉर्ट में है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसी के आधार पे जब आप अनुच्छेद 65 पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे हस्ताक्षरित, एकल मत, अनुपातिक व संक्रमणित प्रणाली के आधार पर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन को अगर समझ लिए तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि हस्ताक्षरित, एकल मत, आनुपातिक व संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है। ठीक, क्योंकि पद्धति ही है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्वाचन से संबंधित कुछ भी हो वह आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और हाल ही में यूपी पेट जो कि होने वाला है, सितंबर अगस्त में हो जाएगा एग्जामिनेशन, उसके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगी। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं, 4 उम्मीदवारों को हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए 4 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कराया, A, B, C और D। ठीक, और जो सदन में वोट करने वाले लोगों की संख्या है, यानी कि लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों, दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या जो है वह है 1000। ठीक, तो ये A, B, C और D ये 4 उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के लिए। ठीक, इन 1000 लोगों में से प्रत्येक का यह अधिकार होगा कि वह अपने वरीयता के आधार पर जिसे वह राष्ट्रपति चुनना चाहता है अपने मत को प्रेफर करे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए यक्स है, यह अपना सबसे पहला मत ए को राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहता है, तो यह इसके निर्वाचन, इसका जो उम्मीदवार पत्रक होगा जिसपे मत अपना दिया जाता है, बैलेट पेपर, उसमें 1 लिख के या 1 का मुहर लगाएगा। अगर वह दूसरे नंबर पे पसंद करता है सी को, तो वह इसके सामने 2 नंबर का मुहर लगा के चस्पा करेगा। अगर इसके बाद वह बी को प्रेफर करता है तो 3 और डी को प्रेफर करता है तो 4। ठीक है, अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर ए राष्ट्रपति के लिए कम दावेदारी प्रदर्शित करता है या इसके जो मत हैं वो कम है, तो इसने जो दूसरे नंबर पे अपना मत प्रेफरेंस दिया है उसको उसके वोट में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो यह एक समान समझाने के लिए बात है कि कोई भी व्यक्ति होगा वह 4 उम्मीदवारों को क्या करेगा, अपना मत देगा वरीयता के आधार पर। ठीक है, अब इसका अगला प्रोसेस क्या होता है वही जान लीजिए। ये हो गए 4 उम्मीदवार जो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए हैं, उम्मीदवारी अपनी दर्ज कराया है इन्होंने। अब इसमें से जो मूल मत मिले सभी को, उसका विवरण कुछ इस प्रकार है। 1000 कुल मत हैं, उसमें से 350 मत प्राप्त किया ए ने, उसमें से 300 मत प्राप्त किया बी ने, उसमें से 200 मत प्राप्त किया सी ने और 150 मत प्राप्त किया डी ने। यह होता है आनुपातिक प्रणाली। अब इसमें 350 मत मिले ए को, बी को मिले 300, सी को मिले 200 और डी को मिले 150 मत। अब देखिए इसमें जिस उम्मीदवार को कम मत मिलेगा उसको सदन क्या करती है, हारा हुआ प्रत्याशी घोषित कर देती है। सभी को नहीं, जिसका सबसे कम, इन चारों में जिसका सबसे कम मत रहेगा उसको कह दिया जाएगा कि यह प्रत्याशी पूरी तरह से क्या है, हार गया है। यानी कि इसमें सबसे कम मत किसका दिख रहा है आपको, इसमें जो उम्मीदवार डी है इसका मत सबसे कम है, यानी कि यह क्या हो गया, यह हार गया। अब 150 लोग जो इसमें से थे, 1000 लोगों में से जो 150 लोग थे, इन्होंने पहले प्रेफरेंस पे डी को रखा था। ठीक, अब मान लेते हैं कि इन्हीं लोगों ने, अब बाकी 3 बचे हैं उम्मीदवार, इन लोगों को प्रेफरेंस के आधार पर देखा जाए, जो मतों का आकलन किया गया, गणना की गई, उसमें से देखा गया कि 50 लोगों ने दूसरे नंबर पे रखा है ए को, यानी दूसरे नंबर के लिए चयनित किया है 50 लोगों ने ए को मत दिया है। बी को दूसरे नंबर पे देखने के लिए 50 लोगों ने मत दिया है और सी को दूसरे नंबर के लिए राष्ट्रपति चुनने के लिए 50 लोगों ने अपने मत दिए हैं। तो इसके 150 मत को इन तीनों में सामान्य रूप से बांट दिया जाएगा। जो जितने मत पाया है उसको उतने मत जोड़ दिए जाएंगे। ये इनका मूल मत है। मूल मत इतना सभी ने पाया है। अगर आप 350, 300, 200 और 150 को जोड़ते हैं तो आएगा 1000। ठीक, तो अब इनके 50 मतों का, ये तो हार गया, यानी डी की कहानी खत्म।
अब ये 150 मत पाया था और इसलिए प्रेफरेंस के आधार पे देखा गया कि 50 मत मिले हैं किसको, दूसरे वरीयता क्रम के लिए ए को, तो इसमें 50 मत जोड़ दिए जाएंगे। फिर देखा गया बी के लिए मिला 50 मत, वो भी 50 मत इसमें जोड़ दिया जाएगा। और फिर देखा गया कि सी को भी कितना दिया गया है, 50 मत, तो ये भी 50 मत इसके में जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो नया डाटा बन के आएगा मतों का वो क्या आएगा, ये तो हार गया है डी, खत्म हो गया। अब यहाँ पे हो गया ये 400 मत, ये हो गया कितना 400 मत, इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 350 मत और इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 250 मत। अब फिर ये देखा जाता है कि इनमें से सबसे कम मत किस प्रत्याशी ने प्राप्त किया है। जो प्रत्याशी सबसे कम मत प्राप्त करेगा वो हारा हुआ प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 400 ये पाया है ए, 350 पाया है बी और सी पाया है 250, यानी कि सबसे कम मत कौन पाया है, सी पाया है। तो ये क्या हो गया, ये हारा हुआ प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। अब इसमें से ये देखा गया कि इन 250 मतों में 160 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बी को मत दिया है दूसरे क्रमांक के लिए राष्ट्रपति चुनने के लिए, और इसमें से 90 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ए को प्रीफर किया है राष्ट्रपति पद के लिए। अब 160 और 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250। तो 250 वोटों का जो वर्गीकरण है वो इनमें सामान्य रूप से बांट दिया जाएगा जिसने जितना मत पाया है। तो बी ने पाया है कितना मत 160, तो इसमें जुड़ जाएगा कितना 160 मत, ठीक। और ए ने कितना मत प्राप्त किया है, तो ए ने पाया है 90 मत। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पे जो हमारे पास आता है 400 में अब जब 90 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 490 मत। और जब 350 में 160 जोड़ते हैं तो 0 1 5 510 मत। अब क्या प्रावधान है राष्ट्रपति के निर्वाचन का वो जानते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन का सीधा सा प्रावधान यह है कि जो उम्मीदवार पूरे निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है उसके आधे से एक अधिक मत पाएगा या उससे अधिक मत पाएगा तो वह विजित घोषित कर दिया जाता है। यानी कि सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जो मत में पार्टिसिपेट करेंगे, वो है 1000। अब कोई व्यक्ति 1000 का आधा करिए 500 प्लस 1, यानी कि जो उम्मीदवार 501 मत प्राप्त कर लेगा वह भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। यह आंकड़ा 501, 510, 520, 540, 500, 900 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 501 से अधिक होना चाहिए, 500 से प्लस होना चाहिए एक अधिक, ठीक है। तो इन दोनों में से देखिए 490 मत मिले हैं ए को और 510 मत मिले हैं बी को, यानी कि बी को चुन लिया जाएगा भारत का राष्ट्रपति। लेकिन एक चीज देखिए आप, अगर मूल मतों की बात करें तो मूल मतों में 350 मत सबसे अधिक था जो कि ए को मिला था, और बी को मिला था 300 जो कि ए की अपेक्षा 50 मत कम थे। लेकिन अंततः देखा गया कि बी का जो मत है वह हो गया 510 और ए को पसंद करने वाले लोग हैं 490। तो इस आधार पे मूल मत मायने नहीं रखता है कि किस उम्मीदवार को मूल मतों में कितने अंक मिले हैं या कितने मत प्राप्त हुए हैं। मायने ये रखता है कि आनुपातिक प्रणाली के माध्यम से किस उम्मीदवार को आधे से एक मत अधिक प्राप्त हुआ है। जिसको आधे से एक मत अधिक प्राप्त हो जाएगा वही भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों हस्ताक्षरित एकल मत आनुपातिक व संक्रमणीय पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं कि यह एक हस्ताक्षरित एकल मत आनुपातिक व संक्रमणीय प्रणाली है जिसके आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। आप देख रहे हैं मूल मत ए के अधिक हैं, लेकिन उसके बाद भी बी को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कर लिया गया, चुन लिया गया, क्योंकि इसके जो अनुपातिक मत हैं वह ए की अपेक्षा ज्यादा हैं, या ऐसा कह लीजिए आधे से एक अधिक है। अगर यही आंकड़ा कम हो जाता, अगर मान लीजिए ये 500 पाता और ये 495 पाया होता, ठीक है, तो भी बी को राष्ट्रपति नहीं चुना जाता, क्योंकि यह आधे से एक अधिक नहीं है। ये तब तक प्रक्रिया दोहराई जाती रहेगी जब तक कि किसी एक उम्मीदवार को आधे से एक मत अधिक ना प्राप्त हो जाए।
तो अगर ये आंकड़ा अभी भी आधे से एक मत अधिक का ना होता तो यह प्रक्रिया आगे भी बढ़ाई जाती, किसी एक को रिजेक्ट किया जाता और देखा जाता कि किसको कितना मत प्राप्त हुआ है। जो सर्वाधिक मत प्राप्त कर लेता लास्ट में वही हो जाता भारत का राष्ट्रपति। तो यह पूरी प्रक्रिया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की, जो आपको अनुच्छेद 55 में बताता है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है वह कैसी होगी, हस्ताक्षरित होगी, एकल मत होगी, आनुपातिक होगी, वह संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर हम राष्ट्रपति को चुनेंगे। और आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो ये तो आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है क्योंकि वह जनता के द्वारा सीधे नहीं चुना जाता, वह जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। ठीक, तो यह पूरा प्रावधान हो गया दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन का। अगर इस पूरे टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछिए। और वीडियो कैसे लगी दोस्तों जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।